दी करंट अफेयर सितंबर 2024 की मैगज़ीन, जिसमें गाइस ऑलरेडी हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज हम लेंगे सिक्योरिटी वाला पोर्शन, जिसमें हम ड्रोन्स, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में और भी 2-4 टॉपिक्स और हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा ही सिक्योरिटी का टॉपिक प्लस आपके लिए एमसीक्यूज़ भी डाले गए हैं। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं प्लीज़ लुक इनटू इट। आपको बहुत जेन्युइन कंटेंट मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इंजॉय करते रहिए। और आप जो भी बच्चे हैं, जो कई बार होता है हम बहुत दूर रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में भी कई बार मैं देखती हूँ कि इतना जेन्युइन कंटेंट नहीं मिल पा रहा होता है या इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, तो आप पीएम पाठशाला से जुड़ें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, पीएम पाठशाला का जो चैनल है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपने वो क्लिक करना है। डायरेक्टली यू कनेक्ट विद आर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलती जाएंगी, किसी एग्ज़ाम की जानकारी या और भी तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको उसके तहत मिलती जाएंगी। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं अपने सिक्योरिटी वाले टॉपिक से। यस, तो पहला जो सिक्योरिटी का आज टॉपिक है वो है ड्रोन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। देखो रिसेंटली क्या हुआ, असम राइफल्स और सीआरपीएफ दोनों आपको पता है सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। असम राइफल्स और सीआरपीएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम मणिपुर में डिप्लॉय किया है। आपसे पहला सवाल, मणिपुर का कैपिटल सिटी आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, असम राइफल और सीआरपीएफ ने इन्होंने डिप्लॉय करा है एंटी ड्रोन सिस्टम, ताकि रोग ड्रोन्स को ये रोक पाएँ, ठीक है। इतनी न्यूज़ आई है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि असम राइफल क्या है। असम राइफल, ध्यान रखना, एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी करनी होती है, काउंटर इंसर्जेंसी करनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के जैसे राष्ट्रीय राइफल है, उसी इन लाइन में असम राइफल काम करती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। इसका काम क्या होता है, सीआरपीएफ का काम बेसिकली क्या होता है कि ये क्या करती है, ये जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक पुलिस फोर्स है बेसिकली। तो पुलिस फोर्स का काम क्या होता है, सेंट्रल पुलिस फोर्स प्रीमियर इंडिया की है ये, इसका इंटरनल सिक्योरिटी इसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसका काम इंटरनल सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करना कंट्री की, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, रोग ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एंटी क्या रखा है, ड्रोन सिस्टम को इंस्टॉल करा है। अब देखो रोग ड्रोन का भी मतलब आप समझ लो क्या था रोग ड्रोन। इसी के लिए क्यों ऐसे ड्रोन्स के लिए कहा जा रहा है कि देखो ये ना जो रोग ड्रोन्स होते हैं, पता है क्या होता है इनमें, ये दिखते हैं मोस्टली शॉर्ट रेंज्ड बीम लेजर जैसे, और ये डील करते हैं डैमेज ऑफ रेल गन एम्यूनेशंस को। यानी कि क्या करते हैं, ये काइनेटिक एंड थर्मल का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सप्लोजिव होते हैं ये। और रोग ड्रोन्स आर वीकेस्ट अगेंस्ट ईएम, जो होते हैं आपके हैवी वो वाले, उसको ये करता है। अब ना बात समझ रहे हो आप, तो नेशनल काउंटर करने के लिए रोग ड्रोन पॉलिसी भी बनाई गई है, ताकि कैसे इनको डील करना है, कैसे, देखो बहुत ना हार्मफुल है बेसिकली, आप ये समझ सकते हो। और इससे व्यक्ति की प्राइवेसी भी इन्वेड होती है। इसीलिए रोग ड्रोन्स को रोकने के लिए ही असम राइफल और सीआरपीएफ ने क्या डिप्लॉय किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया है। अब मणिपुर में क्या है, आर्म मिलिशिया ग्रुप है, वो इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन्स को इसके साथ क्या कर देता है, अटैच कर देता है, ताकि जब ये हाई एल्टीट्यूड में जाएं तो बॉम्ब्स वगैरह को वहीं पर ड्रॉप करते हैं, समझ रहे हो आप, ताकि लोग उससे बच पाएँ, सिविलियंस की जान बच पाए। अच्छा, अटैक्स को काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी डिप्लॉय किया गया है एंटी ड्रोन सिस्टम में, वहाँ पर स्पेसिफिकली जो बहुत ही वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ बहुत सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब एंटी ड्रोन सिस्टम क्या करेगा, ये बेसिकली आपको रियल टाइम सर्च करके बताएगा कि ये सॉफ्ट टारगेट है या ये हार्ड किलिंग करनी है। फ्लाइंग ड्रोन्स आपको बता देगा ट्रैक करके कि किस तरह से जो ड्रोन्स, रोग ड्रोन्स आ रहे हैं उसमें क्या कैपेबिलिटी और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसको रियल टाइम एप्लीकेशन डिटेक्ट करके दे देगा। एडिशनली जो मणिपुर के डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उन्होंने ना एक कमेटी भी फॉर्म करी है जिसमें टॉप 5 ऑफिशियल्स को लिया है
वो ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल करना है मिलिटेंट द्वारा और कैसे वो एविडेंस उसका गैदर करेंगे और कैसे काउंटर करेंगे ना, उसके लिए एक कमेटी भी बैठा के काम करेगी और कमेटीज़ पे पूरी रिसर्च करेगी, विच इज़ गुड। अब देखो हम ये कह रहे हैं ड्रोन्स कितने इंपॉर्टेंट है ना, अब ये कह रहा है कि सिक्योरिटी के मैनेजमेंट के लिए रोल ऑफ ड्रोन्स को हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो ड्रोन्स का रोल है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी। क्या है हमारा? बॉर्डर सिक्योरिटी। यानी हमें क्या करना है, लार्ज एरियाज़ को मॉनिटर करना है, बॉर्डर के सर्वेलेंस को अच्छा करना है, ऐसे एरियाज़ को भी देखना है जो बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ में हैं, या ह्यूमन इंटेलिजेंस जहाँ बहुत रग्ड टरेन है वहाँ अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर करना। यानी बॉर्डर सिक्योरिटी में हम क्या करेंगे, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को और या ऐसे एनिमी को स्ट्राइक करवाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे, इन हॉस्पिटेबल लोकेशंस की बात हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ध्यान में रखना सबसे बड़ा काम करते हैं ड्रोन्स हमारे। हम, और आप जानते हो हम चारों तरफ बॉर्डर एरिया से घिरे हुए हैं, तो हमारे देश के लिए तो ये वरदान है समझ लो ड्रोन्स, क्योंकि क्या करता है, बॉर्डर की सिक्योरिटी को ध्यान में रखता है। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, ये रियल टाइम आपके इंटेलिजेंस गैदरिंग पे भी काम करता है। कह रहा कैसे, कह रहा जो भी ड्रोन्स लगाए जा रहे हैं उसमें सेंसर एडवांस किस्म के लगाए जा रहे हैं ताकि वो हमें रियल टाइम डेटा दे कि अगर किसी सिचुएशन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर फटाफट डिसीजन लिया जा सके। और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी टूल है। कांस्टेंट जब अनमैन्ड एयर व्हीकल्स कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में रहेंगे तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दुश्मनों के पास या एनिमी कंट्रीज़ के पास या ऐसे जो लोग टेररिस्ट हैं उनके दिमाग में एक अनईज बनी रहेगी, हेल्पलेसनेस बनी रहेगी एनिमीज़ के अमंग। तो यानी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि यार कैसे करें कैसे करें। तो मोर ओवर फियर ऑफ सडन स्ट्राइक्स एड्स अनदर लेयर ऑफ डेटरेंस। अगर आपने सडन स्ट्राइक हमने कर दी तो इसका भी डर है उनको कि कहीं हमारे पास सडनली हम पे कूदना पड़े। तो ये एक डर बेसिकली बना रहना चाहिए, इसलिए भी हम ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंड एयरक्राफ्ट को, ये चौथी चीज़ क्या कर रही है, ड्रोन्स बेसिकली मैंड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलिट्री गोल्स को अचीव करने के लिए विदाउट द रिस्क पोज टू पायलट लाइफ ड्यूरिंग सिक्योरिटी ऑपरेशंस वो कर रहे हैं। पांचवी चीज़ ये हेल्प कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ड्रोन्स का इस्तेमाल पुलिस द्वारा भी किया जा रहा है ताकि अगर कोई लार्ज क्राउड को मॉनिटर करना हो, इलीगल एक्टिविटी को रोकना हो, उसके लिए है। प्रिसीशन टारगेटिंग में ये मदद हो जाती है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स हैं, सारी की सारी क्या करेंगी, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह को रोकने में मदद करेगी। कॉस्ट एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी की बात करें तो जो भी ड्रोन्स हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव सर्विलेंस भी दे रही हैं। बहुत पैसा नहीं लग रहा है कि इसको मेंटेन करने का चार्ज आ रहा है, कोई रिसोर्सेज का चार्ज आ रहा है, बड़े आसानी से डिप्लॉय हो जाती हैं तो कोई समस्या नहीं होती। अब सिक्योरिटी की बात आती है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होंगे बाय ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हो तो सिक्योरिटी के क्या क्या थ्रेट आते हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से आएंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ पर थ्रेट है वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स, यानी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा स्मॉल कमर्शियल ड्रोन्स का। अलाउ करेंगे ये ताकि वो एक्सप्लोसिव वेपनरी वगैरह, टारगेटेड अटैक, ये सब पे ध्यान दें। यानी क्या करना है, सिक्योरिटी थ्रेट ड्रोन टेक्नोलॉजी को ये होता है कि कहीं ड्रोन्स ही खतरा ना बन जाए, क्योंकि स्मॉल कमर्शियल ड्रोन्स को मॉडिफाई कर कर उसमें एक्सप्लोसिव डालकर बम बम पटाके फोड़े जाते हैं। फिर ड्रोन्स की मदद से बड़ी आराम से स्मगलिंग और इलिसिट ट्रैफिकिंग बढ़ सकता है, बड़े आराम से ड्रग्स और ये आर्म्स को पहुंचाएगा नुकसान। इससे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह असर पड़ सकता है कि ड्रोन साइबर अटैक करवा दे, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर दे और डिसरप्ट कर दे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को, तो क्या कर लोगे। ड्रोन से हमारी प्राइवेसी जो कॉमन सिटीजन की है वो भी थ्रेट में है, क्योंकि कैमरा, गैजेट, इस सब में अगर ड्रोन हाई लोडेड हो गया विद हाई डेफिनेशन, समझो फिर तो क्या होगा। फिर ड्रोन स्वार्म्स एक शब्द होता है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ बड़े बड़े ड्रोन्स हैं और वो ऑटोनॉमली मोस्टली कोऑर्डिनेशन फॉर्मेशन में चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशली ओवरवेलमिंग डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक नुकसान की तरह ही देखना चाहिए। तो ड्रोन स्वॉर्म्स का मतलब ध्यान से समझना, ये एक वो लार्ज ग्रुप है अनमैन्ड एयर व्हीकल्स का जो एक साथ जाएंगे कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में।
तो कौन सी कंट्री स्वाम ड्रोन्स हैं, ध्यान रखना, कुछ कंट्रीज़ को स्वाम ड्रोन्स बोलते हैं, जैसे आपकी यूएस है, रशिया है, ठीक है, इंडिया है, चाइना है, यूके, इजराइल, टर्की, इनको बोला जाता है। और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसमें कॉलम, फ्रंट, एक्लॉन, वी, डायमंड सब इसमें लगा रहता है। समझ रहे हो ये सारी बातें? तो यानी कि स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं, इसमें रोबोटिक स्वार्म्स होते हैं, इनमें सर्वेलेंस और अटैक मिशंस की तरह ये काम करता है, ठीक है। और ये डेंजर मिलिट्री पर्सनल्स के लिए ये मिनिमाइज करता है डेंजर, बट यू नो अल्टीमेटली थ्रेट एज वेल। फिर अब कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि ड्रोन्स का थ्रेट टैकल हो पाए? तो उसके लिए सबसे पहला काम किया जा रहा है काउंटर ड्रोन सिस्टम, D4 सिस्टम। किस द्वारा डेवलप करा गया है? DRDO द्वारा, और प्रोड्यूस किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। ये क्या करता है? ये रियल टाइम सर्च करता है, डिटेक्शन करता है, ट्रैक करता है, न्यूट्रलाइज करता है फ्लाइंग ड्रोन्स को। फिर सेकंड है एंटी रोग ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी बिठाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द्वारा, जो ये पूरा इवेलुएट कर दे कि रोग ड्रोन्स को कैसे रोकना है। पब्लिक सेंसिटाइजेशन पर काम किया गया है, एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करा गया है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग को पूरा डिटेल किया गया है ताकि इंडो पाक बॉर्डर को हम अपने कैमरा सेंसर्स वगैरह को लगा पाएँ। अब वे अहेड में क्या है, कैसे हम इस मिसयूज़ ऑफ ड्रोन्स को रोकें? तो इसके लिए सबसे पहला तरीका है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन, यानी हमें पूरा एक नेशनल एक्शन बनाना पड़ेगा टेररिज्म रिलेटेड पर्पसेस को रोकने के लिए। कह रहा 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नेशनल काउंटर रोग ड्रोन गाइडलाइंस को तैयार करा था ताकि ड्रोन थ्रेट को हम असेस कर पाएँ। ऐसे ही ड्रोन रूल 2021 है, इसने इंडियन एयर स्पेस को 3 जोन्स में डिवाइड करा, ग्रीन, येलो और रेड। रेड जोन का मतलब है नो गो जोन, यानी वहाँ पर कोई भी ड्रोन नहीं जाएगा एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिशन दे तो ही। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। फिर मिसयूज़ अगर हम ड्रोन्स का रोकना चाहते हैं तो हमारा सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजर्स, यानी जब सप्लाई चेन हो रहा हो, रिकॉर्ड रखें हम यूएवी कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, इससे कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ है अवेयरनेस, यानी हायर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चाहिए हमें सेफ़ एंड लीगल यूज़ ऑफ ड्रोन्स। फिर प्राइवेट सेक्टर को कैसे करना है, कोलैबोरेशन बना के सेक्टर्स का पूरा अर्ली डिटेक्शन ताकि हो पाए, और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है, हमें रेगुलर असेसमेंट कंडक्ट करने हैं, और साथ ही साथ हमें रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। डिफेंस स्ट्रैटेजी जैसे हनी ड्रोन्स होते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं ताकि हमारे साइबर अटैक रुक जाएं। और उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, यानी हमें लाइसेंसिंग, फ्लाइंग परमिट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड जोन, यानी हमें क्या करना है, लाइसेंसिंग करनी है। किस चीज़ की लाइसेंसिंग करनी है हमें, कि जितने भी ड्रोन्स हैं उनको रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड करा जाए। परमिट का भी देना है कि फ्लाइंग परमिट कितना और कहाँ तक रहेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, बस वैसे ही फ्लाइंग परमिट मिलना चाहिए। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होएगा, यानी कि कोई रिजिड ऑथेंटिकेशन मेथड भी उसमें पूरा अच्छे तरीके से, कहीं कुछ कमी ना रह जाए। रिस्ट्रिक्टेड जोन में तो वैसे ही नहीं जा पाओगे क्योंकि वो नो फ्लाइंग जोन्स है, मैंने आपको बताया अभी रेड जोन 2021 वाले उसमें लिखा गया है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी देखो बहुत इवॉल्विंग उसमें है अभी, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एआई है, मशीन लर्निंग है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया ना प्रोएक्टिव हो जाए और मल्टी फेसेटेड अप्रोच के साथ बढ़े आगे, ताकि आप काउंटर कर पाओ ड्रोन इंडस्ट्री को, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना हो, ये सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आपके लिए बेहद ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है FATF म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 पे हम चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने रिसेंटली, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी अभी FATF के बारे में, पहले न्यूज़ सुन लो कि क्या न्यूज़ थी, क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। FATF ने ना रिसेंटली म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, जिसका टाइटल था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग टेररिस्ट फिनेंसिंग, इसको लेकर आए हैं ताकि इंडिया का जो भी एफर्ट रहा है इलिसिट फिनेंस को रोकने का, उसकी तारीफ में था। और
इसी के ऊपर ये रिपोर्ट है कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या किया गया है, एफएटीएफ की क्या रिकमेंडेशन थी, क्या क्या एफर्ट लगाए गए हैं, उसके बारे में ये बेसिकली है। अब आप सबसे पहले देखो, ये आपको ज़रूरी है समझना कि एफएटीएफ क्या है। कई बार हम पढ़ते हैं इस बारे में एफएटीएफ क्या होता है और एडमायर करा गया है, तो हमें तो बिल्कुल इस बारे में पढ़ना ही चाहिए। एफएटीएफ ना 1989 में बनाया गया और इसका ऑब्जेक्टिव था कि ब्रॉडर इकॉनमी, फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कोई टेररिज्म के लिए पैसा फाइनेंस किया जा रहा है तो उसको रोकना और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इंटीग्रिटी को बढ़ाना, किसी कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान रखना। अच्छा, एफएटीएफ का जो सेक्रेटेरिएट है वो पेरिस, फ्रांस में है। 40 मेंबर्स एफएटीएफ में करेंटली हैं, 38 के जुरिडिक्शन है, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जीसीसीसी और यूरोपियन कमीशन। इंडिया इसका मेंबर कब बना? 2010 में बना। मेथड और इवॉल्विंग क्या है इसमें? वही सारे तरीके हैं कि कैसे कंट्रीज़ को ये असिस्ट करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो आपकी कंट्री में, कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे ब्लैक लिस्ट में, इसकी ना लिस्ट भी होती हैं कि जहाँ बहुत हाई रिस्क है किसी कंट्री में अगर की बात, तो फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेररिस्ट में फाइनेंसिंग की जा रही है और यहाँ बहुत मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ग्रे लिस्ट का मतलब है कि अब ये कंट्री को बहुत ज़रूरी है कि अपना मनी लॉन्ड्रिंग को एड्रेस करे। समझ रहे हो? तो 2 तरह की लिस्ट पे काम करता है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। आपको याद होगा पाकिस्तान को एक बार एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला था। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या की हाइलाइट्स हैं। जो ये रिपोर्ट है म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें क्या निकल कर आया? इसमें बोला है इंडिया ने हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कंप्लायंस अचीव किया है, एफएटीएफ की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग किया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो रेगुलर फॉलोअप लेती है और इसकी हाईएस्ट रेटिंग है एफएटीएफ में। यूके, फ्रांस, इटली के बाद अमंग ओनली G20 कंट्री है जो कि इसका इतना ध्यान रखती है। इंडिया में जो सिग्निफिकेंट एफर्ट लिया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना मैंने आपको बताया रखा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो करा है इसने, डबल जो प्रपोर्शन का पॉपुलेशन का करा है कि वो बैंक अकाउंट खुलाएं, और डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो हमारा, देखो इतना ज़्यादा यूपीआई हमारी कंट्री में चल रहा है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे इतना चल रहा है, इसकी भी बहुत तारीफ़ हुई। इंडिया ने इवन पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, एसेट रिकवरी में, इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं, तो हमारी काफ़ी तारीफ़ हुई है। अब हम समझते हैं, क्योंकि देखो एफएटीएफ काम किसके लिए कर रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। तो ये शब्द है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? क्या है ये एमएल? तो यानी कि कुछ ऐसा प्रोसेसिंग जहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और वो इलीगल ओरिजिन्स को डिस्गाइज कर रहे हैं, यानी वो क्रिमिनल्स को क्या कर रहे हैं? It enables the criminals to enjoy these profits without jeopardizing their source. अब देखो ये ना बहुत टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है। अब हम जो मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल साधारण भाषा में बताऊंगी कि मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली क्या होता है, और बड़े ही ध्यान से समझना आप भी, ठीक है, इसके बारे में। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना क्रिमिनल्स को अलाउ करते हो, क्या करते हो? क्रिमिनल्स को अलाउ करते हो टू ट्रांसफ़र क्या, और अनलोड मनी को ही क्या कर रहे हैं? अनलोड कर रहे हैं। और ये ना डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, डिटेल्स हाइड कर रहे हैं कि मनी ये कहाँ से आया, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रहे हैं। यूजुअली बिकॉज दे आर गेटिंग द मनी थ्रू इलीगल सिचुएशन, यानी इलीगल पैसे को, अगर आपको मैं शॉर्ट भाषा में कहूँ तो एक सीधी सी भाषा है, ये क्या करते हैं? इलीगल मनी को ये कन्वर्ट करते हैं वाइट मनी में। समझ रहे हो आप? तो ये एक इसके मामला में आता है, डिस्गाइजिंग द ओरिजिन और इलीगली ऑब्टेन्ड दिस मनी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब स्टेजेस समझते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसके बारे में ध्यान देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस ये हैं कि ये सबसे पहले प्लेसमेंट करेगा, यानी ये फंड को मूव करेगा फ्रॉम डायरेक्ट एसोसिएशन विद द क्राइम। क्या करेगा? फंड को मूव कराएगा, क्राइम वाली जगह से हटा के कहीं और प्लेस करेगा। फिर ये लेयरिंग करेगा कि कैसे इसको, पैसे को किस तरह से डिस्गाइज करा जाए ताकि एक सही जगह पे लेयर्ड हो जाए जाके पैसा। फिर ये क्या करता है? ये फिर इंटीग्रेशन करेगा, मेकिंग द मनी अवेलेबल टू द क्रिमिनल फ्रॉम व्हाट सीम्स टू बी लेजिटिमेट सोर्स। तो आप सोचो, यानी कि ये कोशिश क्या करी गई है? पैसे को, मैंने आपको जो बताया वही बिल्कुल कर रहा है ये पूरा ये मामला कर रहा है क्रिएट कि भाई इसका पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है, तो ध्यान रखना इलिसिट फंड को फनल किया जाता है पूरी तरह से, यानी फिनेंशियल सिस्टम में डाला जाता है। समझ रहे हो यहाँ पर इसने क्या करा, प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो, फनल्ड किया है इसने यहाँ पर, फनल्ड इनटू फिनेंशियल सिस्टम। जैसे बैंक के ट्रांजैक्शन में आपने डाल दिया, ट्रांसफ़र करके, ट्रांजैक्शन करके, परचेज करके। लेयरिंग का मतलब है कि जब मनी एंटर हो गया फाइनेंशियल सिस्टम में, ड्यूरिंग विच जो लॉन्ड्रर है ना वो मनी को मूव कराता है अराउंड, डिसोसिएट टू, उसके सोर्स को हटा के और उसको पूरी तरह से पर्पस को ही डिफीट कर देता है। यानी फ्रॉडस्टर जो है अनलॉफुली फंड को लाया और उसको फिर लेजिटमेट बना दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मेकिंग द मनी अवेलेबल टू द क्रिमिनल फ्रॉम व्हाट सीम्स टू बी लेजिटमेट सोर्स, और उस तक पहुंचा भी दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने एक चिप खरीदते हो, बाय चिप्स एट अ कैसीनो फॉर इलीगल फंड्स, ठीक है, गैम्बल मिनिमली करा आपने या कुछ आपने कैशेस आउट करा, तो उसको कहते हैं प्लेस आउट करना, प्लेसमेंट करना। बेसिकली प्लेसमेंट का मतलब ये कि आपने चिप बाय करी एट अ कैसीनो विद इलीगल फंड्स, वो बिल्कुल। और लेयरिंग में क्या होता है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, कॉन्स्टेंटली आप मूव कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट फंड में। और इंटीग्रेशन में पता है आप क्या करते हो, इसी फंड से आप एक रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर दो। समझ रहे हो आप आपने क्या करा, दोबारा समझ लो आप, बाय चिप्स एट अ कैसीनो से आपने चिप खरीदी इलीगल फंड से, ठीक है, या गैम्बल करा या कुछ भी करा, ये प्लेसमेंट होती है। इन्वेस्ट में आप क्या करते हो, यानी लेयरिंग में क्या करोगे आप ना फिनेंशियल प्रोडक्ट में इस चीज़ को इन्वेस्ट कर दोगे और कॉन्स्टेंटली इस पैसे को डिफरेंट फंड्स खरीद लोगे। फिर क्या करोगे, इसी फंड से क्या करोगे, फिर आप रियल एस्टेट एम्पायर में लगा दोगे पैसा। इसी को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना। ऐसे की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग। इतनी मतलब आप सोच लो, किसी एक क्रिमिनल फंड को आपने या प्रॉफिट दिखा के इलिसिट फंड, जैसे कि आपका आर्म्स बेच कर आया, नारकोटिक्स से आया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, स्मगलिंग करके आया है ना, ब्राइबरी से आया, फ्रॉड स्कीम से आया, और उस पैसे को आपने लॉन्डर कर दिया, उसी को कहते हैं। ये सारी स्टेजेस बेसिकली यही है बेसिकली। यानी प्लेसमेंट में दोबारा समझ लो आप, डर्टी मनी, मैं बहुत ज़्यादा इस पर गहराई में कर रही हूँ क्योंकि यू हैव टू मेक दिस डायग्राम वाइल राइटिंग योर मेन्स आंसर एज वेल। तो यहाँ क्या है, डर्टी मनी को आपने कन्वर्ट इनटू फिनेंशियल सिस्टम में ले आए। लेयरिंग में क्या करा आपने, इलिसिट फंड को मूव करा दिया आपने अराउंड टू डिस्गाइज देयर ओरिजिन, पूरी हटाई दी आपने। फिर मनी री एंटर हुआ लेजिटमेट इकोनॉमी में, क्लीन इन्वेस्टमेंट दिखा के कि भाई हमने तो ऐसे किया है। समझ रहे हो आप, तो यानी कि कोई भी इलिसिट कैश जो आपने क्राइम करने के लिए लिया है, समझ रहे हो, या आपने बेनिफिशियल ओनर की आइडेंटिटी को हाइड कर दिया, ये करते हो आप प्लेसमेंट में। और लेयरिंग में क्या करते हो, लॉन्डर मनी को मूव करा देता है सीरीज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करके कि ओरिजिनल सोर्स उसका खो जाए। मिक्सिंग कर देते हो या अपना साइकिलिंग कर देते हो। कैसे करते हो, फिएट करेंसी को डिपॉजिट कराते हो एक बैंक में, फिर कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हो, कुछ दूसरे बैंक में डाल देते हो। ये सब खेल खेलते हो आप, फेक लोन्स ले लोगे, फेक एम्प्लॉयज़ को दे दोगे, ये सब करोगे आप। तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। अब आगे हम समझते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मतलब है मीन्स एंड मेथड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं टू फिनेंस एक्टिविटीज़। किस पे फिनेंस करा जाता है, टू पोज अ थ्रेट टू नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये कहाँ से आया, इट कैन कम फ्रॉम बोथ लेजिटमेट और क्रिमिनल सोर्सेज से ही आता है। यानी जो प्रॉफिट है बिजनेसेस का, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, या क्रिमिनल सोर्सेज का, जैसे ड्रग ट्रेड है, वेपन स्मगलिंग है, यहाँ से आता है। अब हम समझते हैं टेररिस्ट फिनेंसिंग के स्टेजेस क्या होते हैं। इसमें देखो फंड रेज किया जाता है डोनेशन सेल्फ फंडिंग के नाम से, फिर इसी पैसे को टेररिस्ट नेटवर्क में घुसा दिया जाता है और फिर फंड यूज़ करते रहो, वेपन खरीदो, बॉम्ब बनाओ, रिक्रूटमेंट करो, ये सब करते हो। अब कंसर्न पता है क्या है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के कंसर्न क्या हैं, या इसके क्या कंसर्न है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के। इसका सबसे बड़ा पता है क्या होता है, मेन सोर्सेज ऑफ एमएल इलीगल एक्टिविटी है, इससे फ्रॉड और करप्शन से पैसा आया है ये। फिर सिक्योरिटी थ्रेट देखो, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेबनान जो ISIL है, अलकायदा है, ये क्या करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पैसा फेंकते हैं, रीजनल इंसर्जेंसी करवाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में होता है। फिर लीगल सिस्टम एंड ऑपरेशनल इशू की बात करी जाए तो नंबर ऑफ आपके मनी लॉन्ड्रिंग कन्विक्शंस हैं जहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है।
फिर लैक ऑफ सुपरविजन है फॉर द डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस या प्रोफेशन सेक्टर में, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। प्रेशस मेटल की आप धंधेबाजी करा दिए जाए, समझ रहे हो आप, तो यानी इतना रिस्क है, सोचो आप, रिसोर्सेज की दिक्कत, प्रोविजंस की दिक्कत है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो होते हैं वो तो करवाते ही, रेगुलेटर्स को तो बिल्कुल हिला के ही रख देते हैं, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ करते ही नहीं है। तो उसके बाद पीईपी यानी इंडिविजुअल होल्डिंग प्रोमिनेंट पोजीशन, गवर्नमेंट में बैठे हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो इस फंड को और लॉन्ड्रिंग कराते हैं। तो कह रहा है कि ऐसे में किया क्या जाए, तो कह रहा है ऐसे में लीगल फ्रेमवर्क आना बेहद ज़रूरी है जब ये इतनी खतरनाक प्रॉब्लम बन चुकी है। तो कह रहा है उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए, कह रहा है उसके लिए सबसे पहले ना प्रिवेंशन किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से करवाया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया क्रिएट की गई, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट तैयार करा गया, सारी चीज़ें क्रिएट की गई। तो यानी कैसे ऐसे कैसी पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि आइडेंटिफाइड रिस्क को आप इम्प्लीमेंट कर पाओ, चाहे वो रिस्क फ्रॉम कैश बेस्ड इकॉनमी से हुआ हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम से हुआ हो, नॉन विजिबिलिटी रही हो बिजनेस सप्लाई चेन्स की, रिस्क फ्रॉम बैंक फ्रॉड, करप्शन रिस्क, सारे के सारे रिस्क जो हैं ये सारी की सारी इस पॉलिसी में इम्प्लीमेंट उस तरह से किया जा रहा है। तो वे फॉरवर्ड में ये पता है क्या कह रहा है, वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि देखो ये बड़ी भारी समस्या है, सबसे पहले तो इसको रियलाइज़ कराओ, उसके बाद रिस्क एनालिसिस करो, यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल नेटवर्क एनालिसिस करे बैठकर एमएल टेक्निक्स का, ये देखे कितना स्मगलिंग हो रही है, माइग्रेंट स्मगलिंग कितनी है, ट्रैफिकिंग कितनी है, ये सारा रिस्क देखो। रिस्क देखने के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, सबसे पहले लीगली ना जो ट्रायल ऑलरेडी चल रहे हैं ना उनको ख़त्म करो आप, बैकलॉग ना रहे न्यू ट्रायल्स के लिए भी और जितने पुराने रह गए हैं, कोर्ट सिस्टम की कैपेसिटी इसमें बढ़ाओ आगे, और जितने भी आपके पीईपीज़ हैं इनकी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ वगैरह चेक क्यों नहीं करवाते हो आप, रिस्क बेस्ड जितने भी इनकी वजह से रिस्क आ रहा है इसको भी चेक कराओ आप, और कराना ही चाहिए बेसिकली। मेरे को तो ऐसा लगता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ध्यान रखना इसका पीईपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे कोई तो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, इनको चेक कराओ आप कि भाई इनके क्या करते रहते हैं। फिर सुपरविजन करना है आपने, फिर लीगल पर्सन अरेंजमेंट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर करें, पूरा ऐसा देखें अप टू डेट बेसिक से लेके हर सारी इन्फॉर्मेशन को रखें। टेरर फिनेंसिंग को प्रिवेंट करने के लिए तो आपको एक इम्प्लीमेंटेड टारगेटेड फाइनेंशियल सिस्टम को अपने इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तभी आप बेसिकली फंड और एसेट्स को विदाउट डिले रख पाओगे। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन समझ गए। अब हम चलते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स की ओर, छोटा सा पार्ट है, लेट्स कंप्लीट इट एंड देन विल स्टार्ट एमसीक्यू, देन विल कंप्लीट टुडेज वीडियो। आज का हमारा फिर शॉर्ट्स में पहला पार्ट है कि ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई इन मिलिट्री, यानी रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन समिट 2024 में हुई सियोल साउथ कोरिया के अंदर, और एक लीगली नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट है। ये क्या करेगा, इनॉग्रल समिट 2023 में भी इसकी हुई थी, प्लेटफॉर्म में डिस्कशन किया गया, जितने भी स्टेक होल्डर बैठे थे कि भैया मिलिट्री के अंदर तो एआई की एप्लीकेशन बड़े ही तरीके से करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन क्या है, ये पूरा इम्पैक्ट का असेसमेंट कर रहा है कि एआई की वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि देखो एआई कुछ भी हो जाए, कहीं तक बढ़ाओ, लेकिन इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं हिलनी चाहिए। फिर एआई जो है वो एप्लीकेशंस बेसिकली क्या करें, एआई एप्लीकेशंस बेसिकली प्रेजेंट करती हैं फॉरसीएबल और अनफॉरसीएबल रिस्क, उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। ह्यूमन कंट्रोल को मेंटेन करने में, इन्वॉल्वमेंट में क्या लग रहा है, प्रेजुडाइज नहीं होना है किसी के लिए भी, इसको एक मिलिट्री डोमेन में एक रिस्पॉन्सिबल वे सारा चीज़ें देखो आप एआई एप्लीकेशन से, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, उसको पहले से इवॉल्व किया जाए, इसको पहले से इवेल्युएट करा जाए और फर्चर गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट हमारा आता है ऑपरेशन चक्रा थर्ड। तो सीबीआई ने सक्सेसफुली डिसमेंटल किया है वर्चुअल एसेट और बुलियन सपोर्टेड साइबर क्राइम नेटवर्क। तो फेज 3 ऑपरेशन चक्रा का चलेगा एंड दिस ऑपरेशन वाज एग्जीक्यूटेड क्लोज कोऑर्डिनेशन विद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूएस। ऑपरेशन चक्रा इनिशिएट कब लिया गया, बाय सीबीआई इन 2022। इंटरपोल है ये, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए इंटरपोल क्या था, मैंने आपको हज़ारों बार बताया है, हज़ारों बार मतलब सच में बताया है, बहुत बारी बताया है मैंने आपको इंटरपोल का मतलब। इंटरपोल का मतलब मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल
क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी है जो लॉ इन्फोर्समेंट को वर्ल्ड में चेक करती है कि किसी भी तरीके से कोई इंटरनेशनल क्राइम ना हो जाए, और इसको लॉन्च करा गया ताकि कॉम्बैट और डिसमेंटल कर दिया जाए ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम। और ये आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में निकल कर आया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन INS अरिघात कमीशन इनटू इंडियन नेवी। तो विद दिस एडिशन इंडियन नेवी जो है नाउ हैव टू SSBN शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स। इंडिया का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स यानी अरिहंत क्लास सबमरीन्स को डेवलप किया गया है, इंडिजिनियसली बनाया गया है। INS अरिहंत क्या है? इंडिया की पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन है अंडर ATV प्रोजेक्ट। INS अरिहंत सक्सेसफुली इसने लॉन्च करा है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को। न्यूक्लियर कैपेबल K4 SLBMs को यहाँ पर इन्होंने कैरी आउट करेगा ये, और इसमें रेंज इसकी पूरी बताई गई है। और 2019 में इंडिया ने इसमें $3 बिलियन साइन किया था डॉलर विद रशिया, ताकि अकूला क्लास जो लीज करने के लिए उसको न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन फॉर 10 ईयर्स लीज पे ले गया था। अब देखो हम ये कर क्यों रहे हैं और इसके साथ इशू क्या है? कर हम इसलिए रहे हैं क्योंकि देखो न्यूक्लियर डेटरेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना हमारी ज़रूरत है। क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इन लाइन विद इंडियाज नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, वो तो है ही हमारा। फिर हम कंसिस्टिंग चाहते हैं कि ना लैंड बेस्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास रहे। भाई स्ट्रेटेजिक नेबर दोस्त रहते हैं, पड़ोसी दोनों एनिमी हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर रखा हुआ है, क्या करेंगे? फिर नेवल प्रोनेस को इंक्रीज़ करने के लिए हम ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाना बहुत हमारी ज़रूरत है। इंडो पैसिफिक घेर के बैठा है, साउथ चाइना घेर के बैठा है, इंडियन ओशन को घेर लेगा तो कहाँ जाएगा इंडिया? चाइना की बात हो रही है। तो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत भी हम चाहते हैं, इसलिए भी हमारा ध्यान है ये आए। इशू ये है कि चाइना का चाइना ऑपरेट करता है 6 जिन क्लास SSBN, इंडिया के पास इतना है नहीं। अदर इशू क्या है? सस्टेन इन्वेस्टमेंट है नहीं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कॉन्टीन्यूस चाहिए इसमें, वो हम कर नहीं पाते हैं। तो लास्ट टॉपिक सिक्योरिटी का है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कैसी मिसाइल है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो रिसेंटली इसका टेस्ट हुआ बाय DRDO फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ऑफ द कोस्ट टू उड़ीसा। लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सभी वेदर कैपेबिलिटी को फॉर यूज़ बाय इंडियन नेवी कर सकती है। शिप बॉर्न वेपन सिस्टम है ताकि एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया जाए, और इसमें इंडिजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है और इसको डेवलप करने वाला कौन है? DRDO। ठीक है, तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर सिक्योरिटी। नाउ इमीडिएटली कम टू योर MCQ पोर्शन। इसकी PDF की चिंता नहीं करनी है, PDF की चिंताएं मत करा करो। आपको एक तो PDF की बड़ी चिंता हो जाती है, PDF मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ सारी PDF मौजूद है। और साथ ही अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। देखो आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन ट्राई करो, कैलकुलेट योर मार्क्स कि आप कितना कर पा रहे हो, कितना अच्छे से वीडियो को सुनते हो आप, या सिर्फ ऐसे ही चला रहे हो अपना मामला। क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करते हुए देखो कितना आपका आ रहा है, और आपको मैं टेलीग्राम पे PDF तो दूंगी। क्वेश्चन दो, पॉज करो, चेक करते जाओ। क्वेश्चन सारे मैंने डाले हैं हर पोर्शन के, जो भी हमने आज पढ़ा है, तो आप उसमें पूरा इसको ध्यान से करना है। आपने 9 क्वेश्चंस हैं आपके, और इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान से करना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे, एनवायरनमेंट सेक्शन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू